चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का उत्कर्ष ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मतलब सब तो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान देंगे, रिवीजन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक गिरिधर था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज जैसे राजगीर का भी पुराना नाम था गिरिब्रिज। जरासंध गिरिधर का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मतलब ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले राजगीर को राजधानी किसने बनाया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उनकी भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब जिसे बुलाता है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। तो इसने कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ की थी। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक भी था। वह एक और पितृहंता भी कहा जाता है, पृथुहंता भी कहा जाता है, और हर्यक वंश को भी प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो प्रारंभ में बिंबिसार अजातशत्रु क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजात के सुयोग मंत्री का नाम वरस्कार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, मतलब आधुनिक जैसे कि टैंक जो होता है वैसा कोई हथियार, तथा महाशिला कंटक, मतलब कोई भी जैसे कि बाहुबली में हम देखते हैं ना, कोई एक खींच के कुछ गोला जैसे फेंका जाता है, गुलेल जैसे, उसका प्रयोग किया था। ये जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रचलन भी किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की थी और जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके माता शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपराजित कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशुंग ने पुनः राजधानी को कहाँ से? वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक पद्मनंदन था। ऐसा माना जाता है कि ये नंदीवर्मन की जो पत्नी थी वो, और ये महापद्मनंदन था जो वो नाई था, और उनमें अफेयर चलने की वजह से जब दाढ़ी बना रहा था नंदीवर्मन का, उसी टाइम महापद्मनंदन ने उसी चाकू से नंदीवर्मन की हत्या कर दी और फिर नंद वंश का स्थापना किया। नंद वंश का स्थापना महापद्मनंदन, इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मनंदन ने। तथा कलिंग को भी महापद्मनंदन ने ही मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। अब देखते हैं। नंद वंश का नाम महापद्मनंदन और अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया तथा मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी 300 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। और अरस्तु किसका शिष्य था? प्लूटो का। किसका? प्लूटो का। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेसिपिस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी प्राचीन, मतलब बिपाशा जिसे प्राचीन में बोला था, यूनानी नाम हाइफोसिस है, कि पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को
पार करने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निरयाकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था, बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक शहर बसाया था। अतः मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त की रीति। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बने थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण है। इसके अनुवादक कौन है, श्याम शास्त्री हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है, जिसने राज्य के कुल 7 अंग बनाए। ये कौन कौन है, राजा या स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। सप्तांग में कौन कौन शामिल है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ऐसे याद आप रखिएगा जाता है। राजा, कोष, सेना, मित्र, राजा, कोष, सेना, मित्र, दुर्ग और जनपद। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मेगास्थनीज था उसने भी भारतीय समाज को 7 भागों में ही विभाजित किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, आगे वो भी आएगा। अब आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के कौन था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से और अशोक ने उपगुप्त से लिया था। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, इंडिका। मेगास्थनी के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास न होकर खाना को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरों में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में क्या बोला है मेगास्थनी, वो भी देखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिलों वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बस शेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही वहाँ पे उन्होंने एक चंद्रगिरी नामक बस्ती बसाई और वहीं पे अपने प्राण संलेखना विधि क्या बोलता है, किसे बुलाता है, बिना खाए पिए ही शरीर को त्यागना क्या बोलता है, संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है, शत्रु विनाशक। और बिंदुसार क्या था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मोगलीपुत्र कुशाल। कौन थे, मोगलीपुत्र कुशाल। देखिए दिया भी है आगे। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया। एस्ट्रोब्रून के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला किसके बीच था, सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से
मदिरे, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तारानाथ ने क्या क्या लिखा था? कांग्यूर और तंगीर। तारानाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? कांग्यूर और तंगीर लिखा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी जिसे प्रधान खल्लाटक कहा जाता था। तो बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी जिसे प्रधान खल्लाटक कहा जाता था। अब चलिए अशोक देखते हैं। अशोक को बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदांग, दिव्यावदान के अनुसार। और अशोक का शासक बनने से पहले उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। तो अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल भी था। अवंती देखिए दे भी दी है। अवंती मतलब उज्जैन, अवंती को उज्जैन बोला था, राजधानी थी। तो वहाँ क्या था? राज्यपाल था। ये देख लेते मौर्य प्रांत और राजधानी। तो उत्तरापंथ की तक्षशिला, अवंती का उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापंथ के सुवर्णगिरी और प्रासी या पूर्वी प्रांत का क्या था? पाटलिपुत्र। मास्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम, मासी गुर्जर नेतुर उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। कौन? पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। आर.डी. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने भी अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। तो कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनगानहल्ली से प्राप्त उभारद्वार एवं मूर्तिशिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है। कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कगनहल्ली कहाँ से था? भीमा नदी के बाएं तट पर। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का ही। अब देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और स्थान। शाहबाजगढ़ या मनसेरा कहाँ था? शाहबाजगढ़ी पेशावर, मनसेरा हजारा में, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली जौगढ़ उड़ीसा, एनागोडी आंध्र प्रदेश, एनागोडी राजूल और मंडागिरी कहाँ थे? आंध्र प्रदेश, सुपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भाबरू राजस्थान, मास्की गोविंदा ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर ये कहाँ थे? कर्नाटक में थे। कर्नाटक में और सिद्धपुर, जंटिका रामेश्वरम, कनगहल्ली और पालिकीगुड्डू। औरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। औरौरा उत्तर प्रदेश। औरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसरी पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वारा पाटलिपुत्र में डायनेसियस नामक एक राजदूत भेजा गया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलन के राजतरंगी से पता चलता है कि वह शैव का उपासक था। निगरोध के वचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन है। औरौरा अभिलेख में यह घोषणा किया गया है कि औरौरा अभिलेख में यह घोषणा किया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रूपनिधि स्तंभलेख अभिलेख और निगाली सागर स्तंभलेख बौद्ध मत में अशोक की अवस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक के परामर्श शिलालेख। तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्साओं का वर्णन है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर एक 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं तथा इनमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्मघोष का व्याख्या किया गया। 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि वो राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां इसमें धर्म की व्याख्या की है। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन, ऐसे याद रखिए बस, ज़्यादा उसमें नहीं याद है। और लिख लीजिए इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का भी उल्लेख है जहाँ वे उन्हें धर्म प्रचार भेजे थे। तो 5 यवन राजाओं और कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें? 13वां अभिलेख में। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबरी के उपायों में
बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा, जिसका नाम कवच, चौपार, सुदामा एवं 20 झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बौद्ध परंपराओं और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे प्रथम अशोक ने ही किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी या उत्तरी पश्चिमी भारत एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर से निकट और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। खरोष्टी लिपि का दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाएं की ओर। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। तो अर्थशास्त्र में तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। तीर्थों की संख्या 18 थी। तो इसे मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित मतलब धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति मतलब सैन्य विभाग का। युवराज मतलब राजपूत होता था। द्वारिक मतलब राजकीय द्वार का रक्षक। अंतर्वेदिक मतलब अंतपुर का रक्षक। समाहर्ता मतलब, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, समाहर्ता मतलब आय का संकलन करता। सन्निधाता मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशस्ता मतलब कारागार का अध्यक्ष। प्रविष्टि मतलब कमिश्नर। पौर मतलब नगर का कोतवाल मतलब दरोगा जी। व्यवहारिक मतलब प्रमुख न्यायाधीश। नायक मतलब नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक मतलब उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद मतलब अध्यक्ष होता था। दंडपाल मतलब सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल मतलब दुर्ग रक्षक। दुर्गपाल मतलब दुर्ग रक्षक। अनंतपाल मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पी पेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की पहली बार सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस पर मोर का अंकन मिलता है। किस पे? लौरिया नंदनगढ़ पे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नीदेही है और इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर 1/8 कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। महास्थान मतलब बांग्लादेश से प्राप्त सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सारी कोना जैसे कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। और साथ में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी। और साथ में चर जासूस को कहा गया। और साथ में जासूस का अर्थ क्या होता था? चर, या चर का क्या अर्थ होता था? जासूस। क्या अर्थ होता था? जासूस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी तथा जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीय के अनुसार नगर का प्रशासन 10 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। बिक्री कर में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता तथा इससे बचाने वाले को मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। अब देखते हैं प्रशासनिक समिति उनके कार्य। तो प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति क्या करती थी? विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थीय समिति क्या करती थी? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण।
छवा समिति क्या करती थी, बिक्री कर को वसूलती थी। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रीनोमाई क्या था, एग्रीनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक ईरानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौब दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा, लुटेरों की सेना कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना की रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महामत्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्त पुरुष कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था, एक जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो सैन्य समिति है उनके कार्य। तो प्रथम समिति जल सेना की देखरेख या व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थी समिति अश्वारोही सेना की देखरेख, पंचम समिति गज सेना या हाथी सेना की देखरेख और 6वीं समिति जो थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था तथा बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमातृ कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण क्या था, अनाज के माप के लिए प्रयोग एक शब्द था। द्रोण क्या था, अनाज के माप के लिए प्रयोग एक शब्द था। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारागर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वयं वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमुत सिंह ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था तथा 185 ईसा पूर्व में इसका सेनापति पुष्यमुत सिंह ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की या नींव डाली। अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में। अशोकाराम बिहार कहाँ है, पाटलिपुत्र में। आते हैं ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग एवं कन्नौज राजवंश। शुंग कन्नौज राजवंश। पुष्यमुत्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों में अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। तो शुंगों की राजधानी कहाँ थी, विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सिंह ने पराजित किया था। पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। बहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सिंह ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या ईसा पूर्व में 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौनव राजवंश की स्थापना की। कौनव वंश का अंतिम शासक कौन था, राजा सुशर्मा। कौनव वंश का अंतिम शासक कौन था, राजा सुशर्मा था। तो शुंग वंश के बाद कौन आया, कौनव राजवंश आया। चलिए आगे अब देखते हैं सातवाहन राजवंश। सातवाहन सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी और यक्षरी सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाए। सातवाहन शासकों के समय सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाद ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा, तो सर्वाधिक सीसे किसने चलवाया, सातवाहनों ने पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहनों ने अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का निर्माण करते थे
उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया। भूदान का सर्वप्राचीन अभिलेख का प्रमाण 27 शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि थी एवं लिपि ब्राह्मी थी। तो सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम, क्योंकि उनके राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमिल्य को सौंपा। गौमिल्य एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं। कार्ले का चैत्य। तो कार्ले का चैत्य का निर्माण सातवाहन शासक, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। तो सातवाहन क्या कहलाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धानेकोट नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहन की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इससे महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासांघिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। तो सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चेदी राजवंश। कौन? चेदी राजवंश। चेदी राजवंश कहाँ शासन करता था? कलिंग में। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी की गुफा का निर्माण करवाया था। तो उदयगिरी की पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने। किसने? खारवेल ने। अब देखते हैं भारत के यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल के विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डेमेट्रियस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डेमेट्रियस प्रथम के साथ इसके राजाओं का क्रमशः शासन किया। किसने? डेमेट्रियस सेकंड, यूथेडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइडस, एंटीआल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 1 से 90 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकोल को अपनी राजधानी बनाई। इसने हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। हिंद यूनानी भारत के सबसे पहले शासक हुए, जिनके सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है सिक्के किन राजाओं के। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे यूनान की एक ग्रीक कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आते हैं शक। यूनानी के बाद शक है। शकों की 5 शाखाएं थी, जो हर शाखा
की राजधानी भारत एवं पाकिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ने पंजाब, तीसरी ने मथुरा, चौथी ने पश्चिम भारत में, पाँचवीं ने ऊपरी ढक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी तथा चरागाह में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विक्रमादित्य था या थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई तथा भारी संख्या में चांदी और सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। शक का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी माना जाता है। गुजरात के एक बड़े भाग पर इसका शासन था। इसने काठियावाड़ के अर्ध सुदर्शन झील, जो कि मौर्य द्वारा निर्मित थी, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार मतलब होता है उसका मतलब मरम्मत। किसने करवाया था? शक शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन। अब देख, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत या पाली भाषा में थे, जबकि पहला संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अब देखते हैं पार्थियाई या पल्लव। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। तो पार्थियाइयों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान था। अब देखते हैं कुषाण। पल्लव के बाद कौन है? कुषाण। कुषाण यूची और तोकरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीले 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में पहले कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी बैठने के समय में एक संवत चला, जिसे शक संवत चलाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलगढ़ कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा से का अनुयायी था। चीनी जनरल पान चाउ ने कनिष्क को हराया था। ऐसा माना जाता है कि पान चाउ जो एक चीनी गवर्नर जनरल था, जिसकी एक लड़की थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी, और उसी का फेयर में कनिष्क ने उसका हाथ मांगा था। तो पान चाउ ने बोला था कि अगर तुम इसे जीत लिए तो इसकी शादी कनिष्क से कर दी जाएगी, लेकिन कनिष्क हार गया। पान चाउ ने कनिष्क को हरा दिया। मतलब ससुर जी ने दामाद को हरा दिया था, ऐसा आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का जारी किया। कनिष्क राज व चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग तथा 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो चरक संहिता क्या कहलाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। महाविभाष सूत्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो महाविभाष सूत्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। तो बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने सूत्रालंकार का भी रचना किया। वसुमित्र, पासरो, नागार्जुन, महाचेत, संग्राज भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। तो कौन कौन थे? और वसुमित्र, पासरो, नागार्जुन, महाचेत,
संरक्ष। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, तो यह उपाधि कुषाणियों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद भी किसी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के समय कुल 3 संगम आयोजित हुए, जिसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। पहला पत्थुपातु, दूसरा इतथु थोके, नाम भी बहुत अजीब है, और तीसरा पादिनेन किलकनकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एकमात्र आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवत्र, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन पढ़ने से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसे मुच संगम कहा जाता है। तीनों संगम में से प्रमुख संगम मतलब जिसे प्रथम संगम कहता है, मध्यम संगम मतलब दूसरा संगम, एवं अंतिम संगम मतलब तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम कालीन को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम कब हुआ था? 44 से 40 वर्ष पूर्व। स्थान कहाँ था? मदुरा, मतलब अभी जो समुद्र में विलीन हो चुका है। अध्यक्ष कौन थे? अगस्तस। ऐसे संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन थे? अक्टियम, परिदाल, मदुरनाई, मुदुकुरुक्कु तथा कलारी ओरिवे। इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 37 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। कटापुरम, ये भी समुद्र में विलीन हो चुका है। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? अगस्तस। तोलकपियम की रचना हुई, जिससे तमिल व्याकरण का रचना, और इसकी रचना किसने की थी? तोलकपियर। तो तोलकपियम की रचना किसने? तोलकपियम क्या है? एक तमिल व्याकरण पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है? तोलकपियर है। तीसरा संगम कब हुआ था? 1850 वर्ष पूर्व, जो मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीर। इसमें कौन कौन से रचनाएं हुई? नेदुन थोके, कुरुन थोके, नत्रिनई, एनकुरुभुरु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिसे तथा सित्रिसे आदि। कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक्करसु अप्पार ने किया था। ऐसे आप लोग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अध्यक्ष याद रख सकते हैं। प्रथम संगम का अध्यक्ष, द्वितीय संगम का अध्यक्ष और तीसरे संगम का अध्यक्ष। ये सब नहीं पूछेगा, जहाँ तक अभी तक पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, तो अब याद भी नहीं हो पाएगा ज़्यादा। थोड़ा तो बहुत याद हो तो आप लोग रख सकते हैं। संगम काल के बारे में जानकारी देने वाले अन्य स्रोत। अशोक अभिलेख में चोल, पांड्य तथा चेर के बारे में बताया गया। मेगास्थनीज, स्टेब्रो, प्लिनी एवं टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। देखिए, तमिल के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख में भी किसका उल्लेख है? तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं शताब्दी में इरेनियार
अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया। यह बहुत रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम की कोवलन, उसकी पत्नी का कहानी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीतेलो सत्यनारायण ने मणिमेकले की रचना की। तो सीतेलो सत्यनारायण की रचना किसने की? मणिमेकले ने। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसके राजकुमार उदयन कुमारन एवं मणिमेकले कोवलन एवं नर्तकी कोलन कौन थे? एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्यतः महत्व धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ की कृति न्याय परिवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल की बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुकुत्तेवर। तो जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुकुत्तेवर। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुकुत्तेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलकपियम का एक तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी लेखक तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इमावतारम है। तो कंबन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इमावतारम। कंबन ने कौन सी पुस्तक लिखी? इमावतारम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन? अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम काव्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेनार एवं दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। तो चोल किसके बीच स्थित था? पेनार और वेलारू नदी। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकल था। कारिकल ब्राह्मण मतानुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पतिनपाल्य में कारिकाल के जीवन और सैन्य अधिकरण को दर्शाया गया। संगम साहित्य के विभिन्न कवियों में बेनी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें कारिकल ने पांडेस तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इसने पुहार या कावेरीपट्टनम शहर की स्थापना की। तो कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकल ने। और अपनी राजधानी उरेयूर से कावेरीपट्टनम स्थापित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर एक बांध बनाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवा। पेरुनांदुपादे में कारिकल को संगीत के शब्द स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इसके कुछ राजा हुए कौन? उदयनजिरल, नेंदुजिरल अदान एवं सेनगुटुम को अधिराज की उपाधि धारण की। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। सेनगुटुम को लालचेर भी कहा जाता था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेजुडेलियम सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। नेमिलाकोडम संगम युग का अज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्यों को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान होता था न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई के अंतिम अदालत। राजा के न्यायालय को मुनरम कहा जाता था। चोरी तथा
व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर भी जीभ काट ली जाती थी। मतलब आपने अगर झूठी गवाही दे दी और पता चल गया तो जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा, मतलब जो इन ज़मीन वाला टैक्स था वो नकद और अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता। संभवतः यह उपज का 6वां भाग होता था, जो कि धर्मशास्त्रों में कहा गया, तो ये अच्छा ही लिया जाता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली जाती थी। सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के सेनापति को क्या कहता था, एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। और सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में वेलान भर्ती किए जाते थे। मतलब वेलाल कौन थे, धनी कृषक जो होते थे। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के समान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नुडुक्कुल या बिडक्कल कहा जाता था। क्या कहता था, नुडुक्कुल या बिडक्कल। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकिरुत्तल कहा गया है। मतलब कि अगर कोई राजा युद्ध में पराजित हो गया था तो उससे क्या कर देता था, मतलब मृत्यु वरण करने की प्रथा, मतलब अपने आप आमरण अनशन, मतलब बिना खाए पिए ही देह को त्यागने की प्रथा थी, जिससे संगम कविताओं में वटकिरुत्तल कहा जाता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उन्हें मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संघ काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगल काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा भी पीते थे। संगमकालीन में जो पंडित जी होते थे वो दारू पीते थे और मुर्गा मुर्गी भी पूरा खाते थे, वही लिखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि करना था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था और खेतों में काम करने वाले मजदूर को केडेसियर कहते थे। संगकालीन कुछ वर्ग पुलैन। तो पुलैन कौन था, दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी एवं पशुओं की सहायता से चटाई एवं चरपाई बिछाने का कार्य। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट। देखिए, एनियर शिकारियों की जाति थी और पुलैन क्या थी, चटाई उटाई बनाने की एक जाति थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। पुलैन कौन था, चटाई बनाने वाला था। एनियर शिकारियों की प्रजाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली जनजाति थी। संगम साहित्य में व्यापारियों को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकपियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार कौन, ब्रह्म, देव, आर्क, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीने कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कोंकिकने एवं अनुचित प्रणय को पेरुंदिकीने कहा गया है। एक पक्ष कहा गया है। संगमकाल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसमें दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। मतलब नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व बिलेडियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर एवं ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट होता है इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल में लोग कौवे को भी शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें लेकर जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के सम्मान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। तो संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था, सुव्यवस्थित मतलब वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकेई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकेई मोती खोजने का प्रमुख वतन था। तो पांड्य राज्य में कोकेई क्या था, मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह। कोकेई क्या था, एक मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था।
कोरोमंडल समुद्री तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मनके का निर्माण होता था। यहाँ मनके निर्माण का भी कारखाना था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगकाल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। कालांतर में इन्हें का नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तादाम में स्थापित कर दिया गया। मतलब मुरुगन कौन थे? कार्तिकेय। मुरुगन को ही कार्तिकेय कहा जाता था। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ यही होता था। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उनके विषय में यह मानते थे कि उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उनका अस्त्र बर्छा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति ने स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ग का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है जिसे अनूक कहा गया है। क्या कहा है? अनूक। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 200 ईसा पूर्व में था। श्रीगुप्त का उद्गारी घटोत्कच 280 से 320 हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने 320 में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319-320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उद्गारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा। किसने? B.A. स्मिथ ने। इसने असुम्यकर्ता विक्रमक परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 300 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों और विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत पर शको छत्र पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। तो साप क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार, मतलब जो बात सुनी गई है के अनुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली हुआ करती जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रणी थे। कालिदास कहते जिसमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपन, बरामीर एवं वररुचि थे जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करा। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा शब्द का एक प्रकाश पंडित एक कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने प्रथम ने की। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। स्कंद गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंद गुप्त ने पंडित को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति नीचे विषय था जिसे प्रशासनिक इकाई होती थी, उसे उसके प्रमुख विषय पति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडवासी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर
पूर्व ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इससे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। कौन कौन? क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या था? कृषि करने योग्य, वास करने योग्य चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ही नहीं होती थी। अपराध मतलब ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहत्या घंटी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठा कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। तो गुप्त काल में उज्जैन क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त ने। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? कुषाणों ने। और सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी की किसने? हिंद यूनानियों ने। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार तथा चांदी के मुद्राओं को क्या आता था? ये देखिए, इनके स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो चांदी के सिक्के को क्या कहता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। केवल स्थानीय लेन देन के समय चलते थे। अब देखिए, गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर। तो विष्णु मंदिर कहाँ था? तिगवा जबलपुर एमपी में। शिव मंदिर भूमौरा नगौरा एमपी में। पार्वती मंदिर नयना मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ एमपी में। शिव मंदिर खोह एमपी में। और लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख उष्णम स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में तथा जाति के रूप में कायस्थों का, जिसे लाला जी कहा जाता है, आप लोग मतलब लाला जी श्रीवास्तव जो लोग होते हैं उन्हें कायस्थ कहा जाता है। तो जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सवर जाति में के जो भी लोग थे वो मनुष्य का मांस अपने देवताओं को चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 की भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त समाज में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, या बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 26 शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनासा राजकुमारी के चित्र का प्रशंसा है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला के गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविश्वकर्मन एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया। कौन? मित्रलाभ, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लव प्रदान और परीक्षा कारितो। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ लिखे। उन्हें सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर नाचती है या घूमती है। बराहमीर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, प्रियजाक एवं लघु जातक की रचना की थी। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। तो ब्रह्मपुत्र क्या थे? मैथमेटिशियन एवं साइंटिस्ट भी थे। ब्रह्मपुत्र कौन थे? वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व परिकल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकानों ने पशु चिकित्सा पर
हास्य आयुर्वेद लिखा था। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। इस पुस्तक के नुस्खे, सूत्र, उपचार की विधि दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति समितियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए। गुप्त काल लौकिक एवं साहित्यिक सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या के प्रेम का वर्णन है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम उत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रोत्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगरों का क्रमिक पतन। अब आते हैं वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों का दिन बरार के स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन शासक हुआ। वाकाटक वंश का वो अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो प्रवरसेन पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाग होगा, जिसको प्रधान शाखा तथा वसीय शाखा कहा गया। दोनों शाखाओं में समानांतर रूप से शासन किया। अब देखते हैं प्रधान शाखा के प्रमुख राजा। तो रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती द्वितीय का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रदेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शकों के बीच होता था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर से प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक की वसीम शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अतः वसीम शाखा के वाकाटक वंश इसी की शाखा की स्थापना वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। इसने वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुलम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन थे? सर्वसेन, बिंद शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। तो सेतुबंध की रचना किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय तथा सर्वसेन ने हरिविजय तथा प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की। प्राकृत काव्य लिखा। संस्कृत की वैधर्वी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश को दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजधानी में निवास किया। वहाँ उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया था तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा विहार चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ था। और पुष्यभूति या वर्धन वंश।
गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और कौड़ प्रमुख थे। इस राजवंश में पुष्यभूति वंश के शासकों के सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर, वर्तमान में थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रमुख प्रभावशाली शासक भी था। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पुत्री यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष या बोध गया जो बोधि वृक्ष था उसे कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिससे हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाकमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 और 645 में 2 चीनी दूत उनके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में भी हर्ष कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इसने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भुरचु थे। पीरदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था न ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता। प्रत्येक भुक्ति को राजस्थानीय, उपरिक्त तथा राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी शासक। ग्राम शासक का प्रधान ग्रामछपटली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अस्त्र सेना का अधिकारियों को वृद्धेश्वर, पैदल सेना का अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित ने प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद तो भंडी क्या आता था, प्रधान सचिव। श्रीनाथ क्या आता था, प्रधान सेनापति। कुंतर क्या आता था, अश्व सेना का प्रधान। अश्वगंध क्या आता था, गज सेना का प्रमुख होता था। अब देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। सबसे होता है पल्लव वंश। पल्लव का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अमृत सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु ने मालपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करा। किराता जुनिया को लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नदी वर्मन द्वितीय। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्मावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अयर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के काश मंदिर जिसे राम मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार कराया गया था।
रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ तथा किसी प्रकार द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। वातापी के महाबल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था जिसने लोकादित्य, एकमल, रणांजय, अत्यकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। इसने विद्या विनीत की भी उपाधि धारण की थी। वह पूरा उपाधि धारण किया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था जिसने राजा सिंह, आगमपीरी और शंकर भक्त की उपाधियाँ धारण की थी। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण में नरसिंहवर्मन द्वितीय नहीं करवाया था। तो कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित्र लेकर दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल का मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रमुख वैष्णव संत तिरुमला अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था तथा इसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवार निवास करता था जिसने भारत वेना की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। अब आते हैं चोल वंश। चोल वंश देखते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर थी। तब तंजौर का बस्तार कौन था? राजराज पेरुथचंद। विजय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की तथा निशुम्भ सुंदरी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राजा आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव और विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया तथा इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजा प्रथम ने श्रीलंका के विविध प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम जिसकी राजधानी पोलंडुआ थी उसको बनाया। राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था जिसके तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईचोट की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगो नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि का प्रकार। तो चोल काल में भूमि के कुल 5 प्रकार होते। कौन? बेलन बगाई। तो बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग किसी विद्यालय को रख रखाव की भूमि या विद्यालय को दी गई भूमि, देवदान या तिरुनमट्टकडनी नाम भी बहुत अजीब है दक्षिण भारत, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान। पलिचंदनम क्या था? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। महमूद गजनवी किसका समकालीन था? राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलो एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रसित जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। कुलंतुक द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं
श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। तो चोल काल के प्रशासन में उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाली अधिकारी। तो उड़न कुट्टम किसे कहा जाता था? सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई क्रमों में विभाजित था। नाडु की स्थानीय सभा को नाडु एवं नगर की स्थानीय सभा को नगतर कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेंद्वेलन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उरर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सामाजिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसमें सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक में गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हुआ करता था। व्यापारियों की सभा क्या कहते थे? नगरम। गांव में कार्य समिति की मध्यस्थता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह समिति और किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या संपत्तियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ब्राह्मणों को दी गई कर्मक भूमि को चतुर्वेदी मंडलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना के संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिंदर कवि में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कोलुंदु प्रथम का राज कवि था, जिसकी रचना है जयगोंदर की रचना क्या है? कलिंगतुपर्णी। कम्मन अटकुटा पुगलेंदी तमिल साहित्य और पम्पूरन कन्नड़ साहित्य के तीरत्न कहा जाते हैं। परसी ब्राह्मण ने तंजौर के वीरभद्रेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल काल की प्रतिमा संस्कार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान देव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया था उसे तनियर कहा जाता है। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था एवं विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी के कालक्रम के अनुसार निम्न कालक्रम के अनुसार पहले उरैर थी, फिर तंजौर, फिर गंगईकोट, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़क की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तु का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। मतलब वस्तु विनिमय का मुख्य आधार क्या था? धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन? वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम। तो वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम कौन थे? वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम व्यापारियों के समूह थे। विष्णु के उपासकों को अलवार और शिव के उपासकों को नैनार। नैनारों की संख्या कितनी थी और अलवारों की संख्या कितनी थी? तो नैनारों की टोटल संख्या थी 63, अलवारों की संख्या थी 63 और नैनारों की संख्या थी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए चालुक्य वंश कल्याणी। तो कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना तैलप तृतीय ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? मानेकेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन थे? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर वर्मन, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को मानेकेट से हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन ने विज्ञानेश्वर विक्रमदेव 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमादित्य चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अब चालुक्य वंश वातापी को देखते हैं। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशी द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशी द्वितीय,
विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, इसने सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसीलिए इसे चालुक्य राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का निर्माण करवा दिया तथा अश्वमेध करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभलेख से प्रमाण होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवन अग्निष्टोम विजय करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इससे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजकुमार भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी राजदूत भेजा था, अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 631 में चीनी यात्री हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में गया था। पल्लववंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया तथा उसके राजा ने वातापी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। एवल स्तंभ अभिलेख का स्तंभ पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसके लेखक रवि कीर्ति है। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला करने के विक्रमादित्य ने अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिनाश्रय की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने पडक्कल विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत तंत्री दुर्ग में परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था। एहोल क्या था? मंदिरों का शहर। अब आते हैं चालुक्य बेंगी। तो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मानखेत या मानेसर थी। राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल ने प्रतिहार वंश के शासक नागवट प्रथम को द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इससे कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण एवं त्रिसलिष्टिशरण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सागर के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ के लेखक शाक्ययन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इन तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अलमसुद्दी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दौरान में कन्नड़ भाषा कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कर्नाटक के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 973 ईसा पूर्व कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जो 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन गुफाओं से संबंधित है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उपदेश
फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्य संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमानों व्यापारियों को बसने और इस्लाम धर्म की प्रचार की स्वीकृति दे दी। अब देखते हैं यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इसके सबसे प्रतापी राजा सिंहन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंहल के दरबारी थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब बताएं होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्नई केशव मंदिर का विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीरबलाल तृतीय था, जिसने मलिक कफूर को हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेबिट थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक बजाज प्रथम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल थी, जो बाद में तड़काल हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश देखते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। इसने नलकोंडा, जिसे हैदराबाद कहा जाता है, में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। इसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था। रायगढ़ केसरी और दयागढ़ केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागढ़ केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगढ़ केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उनके पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिखों पर अंकित होती थी। अब सकते हैं सीमावर्ती राज्य वंशों का उदय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल वंश था, जिसने उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पहला शासक बौद्ध धर्म के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ के स्वामी से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। जावा के शैल मंदिर शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए। गौड़रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। सेन वंश का शासक सामंत सेन था। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, वलाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वलाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रमुदेश्वर मंदिर, प्रधुमनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन वंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्तीर्ण करवाए। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। आ जाते हैं कश्मीर के राजवंश। तो कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश का कालक्रम इस प्रकार है। कारकोट, उत्पल और लोहार। 627 ईसा पूर्व में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारमोट वंश की स्थापना की। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मातर मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभिनेता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का विकास करवाया। 900 ईसा पूर्व में उत्पल वंश की राजधानी गीता एक महत्वाकांक्षी शासिका। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासक हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की।
लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजधानी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब कामरूप का वर्मन वंश देखते हैं। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष थी। कालांतर में कामरूप पाल वंश का एक अंग बन गया। अब देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश को देखते हैं। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। वह विष्णु भक्त था जिसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। अब आते हैं गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी क्या थी? बनारसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकाश पंडित था जिसने किरिकल्पतरु की रचना की थी। तो किरिकल्पतरु की रचना किसने की थी? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला। अब आते चौहान या चाहमान वंश। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अनुराज के पुत्र बिग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव बिग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित राज विग्रह नामक संस्कृत नाटक लिखा। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का नामक मस्जिद शुरू में बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। सिंधवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का कवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए और गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 हुआ जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अब आते परमार राजवंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री और परमहंस चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विधि वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके प्रयोगों का उल्लेख है। नवशासक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमेती जैसे विद्वान वाक्यमुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। तो कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? राजा भोज ने। किसने? राजा भोज ने। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर के परिसर में संस्कृत महाविद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों की प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद में चाहमान वंश और अंततः 1297 ईसा पूर्व अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलुग खान मालवा पर अधिकार कर लिया। अब थे चंदेल राजवंश। चंदेल वंश प्रतिहार राज्यों के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक
इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोकाक भुगती है। इस वंश का संस्थापक ननकू था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने इसकी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थापित की। चंदेल वंश प्रथम स्वतंत्र एवं चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करा। कंदरिया महादेव मंदिर का नाम धंग द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर त्याग दिए। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला एक भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतम प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबंध चंद्रोदय की रचना की, जिसके महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाउदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब आते हैं सोलंकी वंश का संस्थापक सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश का शासक कौन था? मूलराज संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिंदवाल थी। मूलराज प्रथम शेर धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोम मंदिर के निर्माण पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियाँ स्थापित की। मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्रमाहाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी के शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लोन प्रसाद ने गुजरात में बघेल राजवंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी राजवंश। तो कलचुरी वंश अब देखते हैं कलचुरी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिखों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इसने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कनरदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। अब देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासनकाल में सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते हैं। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़ में। और खतौली का युद्ध 1598 में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो चलिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास समाप्त होता हुआ मैंने पूरे प्राचीन इतिहास को लुसेंट से करा दिया और आशा करते हैं इससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं ऐसे ही लुसेंट को, जैसे कि अभी मध्यकालीन भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे मध्यकालीन भारत को, फिर आधुनिक भारत को, ऐसे ही पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी सबको समाप्त कर देंगे। और ये नया एडिशन वाला बुक है। तो चलिए आशा करते हैं बहुत आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें।